In this lecture, I will explain you adsorption और उसका डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडजॉर्प्शन भी कराऊंगा। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, उसी से निकल के आएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, वो कर्व वो ग्राफ सारे के सारे जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किए जाते हैं वो कर्व वो ग्राफ होते हैं आइसोथर्म। जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन की बात करेंगे। देन आफ्टर मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। एंड फाइनली इस लेक्चर में बात कर रहे होंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है। क्या क्या, जैसे एडजॉर्बेट, जो चीज़ें चिपकती हैं, जो चीज़ें एडजॉर्ब होती हैं, जो चीज़ें स्टिक होती हैं किसी सरफेस पर, उसे एडजॉर्बेट कहा जाता है, जो कि जनरली गैसेज होना चाहिए। एडजॉर्बेंट, ADSORBENT, एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिन पर कोई चीज़ें गैसेज स्पेसीज खास तौर पर चिपक जाती हैं, एडजॉर्ब हो जाती, स्टिक हो जाती हैं। और एडजॉर्बेंट के लिए काम कर सकता है सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस, जिन पर चीज़ें, कौन चीज़ें, जो जिन्हें हम कहेंगे एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट स्टिक होता है किस पर, एडजॉर्बेंट पर। तो एडजॉर्बेंट पर कौन स्टिक होता है, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट किस पर स्टिक होता है, एडजॉर्बेंट पर। और एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट पर स्टिक हो जाना, चिपक जाना, डिपॉजिट हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना ही आपको हम कह सकेंगे कि वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। और एडजॉर्प्शन केवल सरफेस पर होता है, ओनली ऑन द सरफेस, बल्क में नहीं होता है, बल्क इनसाइड, अंदर नहीं होता है, केवल सरफेस पर होता है। देखिए, एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिया है एक बीकर, और बीकर के अंदर रेड कलर डाई को वाटर में डिसोल्व किया है। तो ऐसा करने से ये रेड इंक तैयार हो जाती है। अब ये रेड कलर का जो सॉल्यूशन है, इसमें हम कैसे दिखाएंगे एडजॉर्प्शन होता है, क्योंकि अगर एडजॉर्प्शन होगा तो ये रेड कलर यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। जैसे ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर ये कार्बन चारकोल डाल रहे हैं, तो कार्बन चारकोल क्या काम शुरू करेगा कि इस रेड कलर डाई को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, स्टिक कर लेगा, AD एडजॉर्ब। और जब इस पर रेड कलर एडजॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से रेड कलर रहा नहीं और रहा केवल वाटर, इसलिए अब ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। क्यों, देखिए, चूंकि ये जो कार्बन चारकोल है उसने रेड कलर को एडजॉर्ब कर लिया है, रेड कलर के पार्टिकल इस पर स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं। और जब इस पर रेड कलर के पार्टिकल स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन में रेड कलर नहीं रहेगा। और जब रेड कलर नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन में केवल आपको क्या दिखाई देगा, वाटर ही दिखाई देगा, चूंकि रेड कलर तो यहाँ एडजॉर्ब हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा वार्म कर दें या हिला दें, तो हिला देने से क्या होगा कि रेड कलर वापस आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। क्यों आ जाएगा वापस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि क्या हुआ है कि यहां पर हीट होने से, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो एडजॉर्ब हो गए थे वो वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, और हट के कार्बन से कहाँ आएंगे, वापस वाटर में आएंगे। वाटर में आएंगे तो आपको वहां पर कलर दिखाई देगा, और इसीलिए ही रेड कलर वापस आ गया है। और इस प्रोसेस को कि यहाँ से जो कलर एडजॉर्ब हुआ था वापस सॉल्यूशन में आना, वाटर में आना, ये प्रोसेस होता है डिसॉर्प्शन, यानी डिसॉर्ब हो गया है, कुछ भी अब एडजॉर्ब नहीं रहा है, जो एडजॉर्ब हुआ था वो वापस वाटर के अंदर आ गया है, दैट इज डिसॉर्प्शन। डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि भाई एडजॉर्प्शन क्या है और उसकी दूसरी चीज़ एब्जॉर्प्शन क्या है। पहले तो आप जो मैंने यहाँ नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर एडजॉर्प्शन में मैंने D लिखा है बोल्डली, और एब्जॉर्प्शन के लिए हमने स्मॉल b को रेड कलर से यहाँ शो किया है, ताकि समझा जा सके कब एडजॉर्प्शन कह रहे हैं, कब एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं।
इन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सब्सटेंस केवल सरफेस पर ही चिपकता है, कंसंट्रेट होता है, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बुल्क, यानी अंदर तक वो सरफेस को चीर कर नहीं पहुंच सकता। कौन? एडजॉर्बेट किस पर? एडजॉर्बेंट पर। जबकि एब्जॉर्प्शन में सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, जैसे सरफेस पर वैसे ही बल्क के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, जब चौक स्टिक को इंक में डुबोते हैं तो क्या होता है कि इंक का कलर, चाहे वो ब्लू है या रेड है या ब्लैक है, वो किस पर? चौक पर ही स्टिक रहता है, चौक पर ही बना रहता है, सरफेस रिटेन द कलर। लेकिन जो वाटर है वो अंदर तक चला जाता है, गोज डीपर इनटू द स्टिक। तो फर्क क्या हुआ? जो कलर जो कि केवल रिटेन हुआ है, रह गया है केवल सरफेस पर, तो ये तो था आपका एडजॉर्प्शन। लेकिन वाटर का डीपर अंदर तक चले जाना वो है आपका क्या? एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा हम एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को और अदर एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जो वाटर वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पर, यानी चोक टाइप का ही होता है वो, उस पर एब्जॉर्ब होती हैं। यानी सारी की सारी वाटर वेपर्स वो कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस है, सूखा है, उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा का सारा उसमें समा जाता है अंदर तक, है ना, सरफेस पर भी और बल्क में भी। लेकिन अगर बात करें सिलिका जेल की बात करें, तो सिलिका जेल पर जो आपकी वाटर वेपर्स होती हैं वो केवल एब्जॉर्ब होती हैं, सिलिका जेल के अंदर तक नहीं जाती, उसके ऊपर ही आपको दिखाई देंगी। आप उसको देख सकते हैं कि कैसे वाटर जो वेपर्स हैं वो सिलिका जेल पर ही ऊपर हैं। आप फिंगर से टच करें तो आपकी फिंगर गीली हो जाती है जब आप सिलिका जेल के ऊपर फिंगर लगाते हैं, चूंकि वहां पर वाटर वेपर सिर्फ एब्जॉर्ब हुई हैं, एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं। इन वाटर वेपर्स के थ्रू एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को आप किचन में समझ सकते हैं। कैसे? कि जब आपने किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, किसी फ्राइंग पैन में, किसी भगोने में वाटर गर्म किया है, मिल्क गर्म किया है और उस पर प्लेट को ढक दिया है, ठीक, तो जब गर्म होता है तो वाटर वेपर्स बनती हैं और वाटर वेपर्स वो प्लेट पर स्टिक हो जाती हैं, आपको दिखाई देती हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जिसे आप कहेंगे कि यहाँ पर वाटर वेपर्स एडजॉर्ब हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं वाटर वेपर्स को आप किसी कपड़े पर ले लें, क्लॉथ से ले लें, तो क्लॉथ पर वो सारी की सारी जो है वाटर वेपर्स क्या हो जाती हैं? एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा और भी डिफरेंस यहां पर हो सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन शुरू में फास्ट होता है, बाद में स्लोवर हो जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन थ्रूआउट एक ही स्पीड से होता है, न शुरू में कम न बाद में ज़्यादा। नंबर 2 में आप कह सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो सब जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन सब जगह इक्वल ही नजर आता है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है चूंकि उसमें हीट रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। चूंकि एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, आज़ादी भी डिक्रीज होती है, फ्रीडम भी डिक्रीज होती है और उसकी एनर्जी भी डिक्रीज कम होती है। तो डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एंथैल्पी चेंज, हीट में चेंज, इज ऑलवेज निगेटिव फॉर एडजॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है यानी एकोमुलेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है चीज़ों का, तो इसका मतलब वहाँ पर हीट रिलीज ही होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। अब गिब्स एनर्जी जो होती है डेल्टा जी, अगर कोई भी काम हो रहा है, एडजॉर्प्शन अगर हो रहा है, तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज माइनस टी टेम्परेचर और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज फ्रीडम।
अब डेल्टा जी कैन बी निगेटिव। अब गिब्स एनर्जी कब निगेटिव हो सकती है? जबकि डेल्टा एच की वैल्यू अच्छी खासी निगेटिव हो, खूब निगेटिव होगी, तभी तो वो इस डेल्टा एस की जो आपकी निगेटिव वैल्यू यहाँ पर माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी, उसके रिजल्ट को माइनस बना सके। छोड़िए इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं। जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, इसको हमने उल्टा कर दिया है। डेल्टा एच बन गया है यहाँ पर डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, यानी टी डेल्टा एस को इस साइड ले गए हैं। जब टी डेल्टा एस को हम इस साइड ले गए हैं तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ठीक। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर एडजॉर्प्शन हो ही रहा है, तो डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा एस फ्रीडम भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो यानी उनकी फ्रीडम कम हो रही है, तो डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव अगर हो रहा है आपका एडजॉर्प्शन तब। तो उस कंडीशन में डेल्टा एच तो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव क्यों कहा है कि भाई एडजॉर्प्शन हो रहा है। डेल्टा एस क्यों निगेटिव है? अगर एडजॉर्प्शन होगा तो डेल्टा एस निगेटिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और पास पास आने से उनकी फ्रीडम कम होगी, उनकी आज़ादी कम होगी, तो जो निगेटिव सिंबल होता है ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल सब क्या हो गया? निगेटिव। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से साफ आ गई कि ये निगेटिव है, और दैट्स क्लियर। और निगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू का मतलब होता है प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो इस बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन हमेशा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर? कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट डाल सकते हैं? जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तभी तो कहते हैं फाइनली अ डिवाइडेड पाउडर सॉलिड शोज ग्रेटर एडजॉर्प्शन, है ना। जो पाउडर चीज़ें हैं वो ज़्यादा एडजॉर्प्शन शो करती हैं, है ना। तभी तो जो लकड़ी है, जो छिली हुई लकड़ी है जिस पर रौंदा लगा हुआ है या पाउडर फॉर्म में है, वो लकड़ी के गट्ठर की कंपेयर में जल्दी बर्न होने लगती है, चूँकि जो पाउडर फॉर्म है, जो चिप्स हैं, उन पर ज़्यादा एयर एडजॉर्ब होगी, ज़्यादा एडजॉर्ब होगी तो जल्दी बर्न होगी। क्यों ज़्यादा एयर एडजॉर्ब हुई? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना। यही बात आप देख सकते हैं कि जब क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो फुलाने के लिए उनको, सुखाने के लिए उनको फुलाते हैं, और फुलाते हैं तो पूरा खोल के फुलाते हैं, ये नहीं कि उसको 4 तह में लपेट के तब तार पे डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि अगर उसको लपेट के उसकी 4 तह बना के तार पे डाल देंगे तो वो सूखेगा नहीं, सरफेस एरिया कम है, उसको सनरेज कम मिलेंगी, एयर कम मिलेगी। लेकिन उसको पूरा तरह से फैला देंगे तब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सनरेज भी ज़्यादा प्रोवाइड होंगी और एयर भी ज़्यादा प्रोवाइड होगी। तो इस यहाँ पर कह सकते हैं कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, जैसे NH3 अमोनिया, HCl, CO2 एट्सेट्रा, वो जल्दी एडजॉर्ब हो जाती हैं किसी भी सरफेस पर, सॉलिड सरफेस पर। ये जो टेम्परेरी गैस हैं, टेम्परेरी गैस इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनमें जो गैसेस तैयार हुई हैं इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। जैसे यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, और HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो ये जो टेम्परेरी गैसेस हैं ये जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जल्दी पास पास आ जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स जल्दी पास पास आ जाते हैं तो वो आसानी से सॉलिड सरफेस पर या लिक्विड सरफेस पर आसानी से एडजॉर्ब हो जाते हैं इन कंपेयर टू द परमानेंट गैसेस लाइक H2N2O2। चूँकि उनके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं इसलिए वो जल्दी से एडजॉर्ब नहीं हो पाती हैं। 3 पॉइंट, पोरस यानी खुरदरे, पोरस एंड रफ जो खुरदरे होते हैं सरफेस, वो जल्दी उन पर चीज़ें एडजॉर्ब हो जाती हैं, नहीं एडजॉर्बेट, जल्दी से एडजॉर्ब हो जाता है ना। क्यों? जैसे कि भाई जो सड़कें जहाँ पर सड़कें खुरदरी होती हैं, गड्ढे वाली सड़कें होती हैं, उन पर ब्रेक जल्दी लग जाते हैं क्योंकि वो सरफेस खुरदरी होती है। ऐसे ही जिस वाल पर, जिस दीवार पर ज़्यादा गड्ढे होते हैं या ज़्यादा खुरदरी होती है, उस पर ज़्यादा
पीओपी एड्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा किसी लकड़ी पर या किसी प्लाई पर अगर पेंट करना हो तो भी उसकी सरफेस को सैंड पेपर से खुरदरा कर देते हैं ताकि आसानी से पेंट या जो भी वार्निश पर लगा रहे हैं वो आसानी से एड्जॉर्ब हो सके। एड्जॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है चूँकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब क्यों कम होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी कम होगी, फ्रीडम कम होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल जल्दी से मोशन में आएंगे और सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन हमेशा डिक्रीज ही होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट है, जो ताकत है एक्स अपॉन एम, एक्स क्या है? जितना भी गैस एड्जॉर्ब हुई है यानी एड्जॉर्बेट का मास, और जिस पर एड्जॉर्ब हुई है यानी एड्जॉर्बेंट का मास एम। एम एड्जॉर्बेंट का मास और एक्स एड्जॉर्बेट की क्वांटिटी, और इन दोनों का रेशियो होता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की ताकत, स्ट्रेंथ, वो डिपेंड करती है कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हो सकता है। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और आसानी से एड्जॉर्प्शन हो जाता है। बट यहाँ पर एक बात है कि एक लिमिट तक ही प्रेशर इंक्रीज करने का एड्जॉर्प्शन पर असर हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करने से एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। या ध्यान से देखें इस ग्राफ को कि यहाँ इस एक्स एक्सिस पर प्रेशर है और वाई एक्सिस पर लिया है एक्स अपॉन एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, शुरू में ही स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ही एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ये जितना हिस्सा स्ट्रेट लाइन में आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जितना प्रेशर इंक्रीज उतना ही एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, दिस वन यहाँ तक ले आएंगे, तो फिर एड्जॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे सैचुरेशन बोलते हैं। यानी हाई प्रेशर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर करने से एड्जॉर्प्शन ना इंक्रीज होता है और ना डिक्रीज होता है, स्टे हो जाता है। क्यों? चूँकि एक लिमिट तक ही एड्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादा प्रेशर अब अप्लाई करेंगे तो जितना मॉलिक्यूल पास आने थे उतने आ चुके, और ज़्यादा प्रेशर से मॉलिक्यूल्स को पास नहीं लाया जा सकता। और हाई प्रेशर पर क्या होता है? एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो मैथमेटिकली एट लो प्रेशर एक्स अपॉन एम यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट के लिया, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी। लेकिन जब हाई प्रेशर की बात करते हैं तो हाई प्रेशर पर एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के, यानी यहाँ प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर की पावर हो गई है 0, नो इम्पैक्ट ऑफ द प्रेशर। एट द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर की इंटरमीडिएट रेंज हो यानी ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, लाइक दैट, तब ये कर्व, और ये कर्व बयां कर रहा है कि एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। लेकिन जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, हो तो रहा है। तो दैट इज वाई दिस कर्व लाइन ऑब्जर्व, यही कारण है यहाँ पे ये कर्व लाइन ऑब्जर्व होती है। तो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर में फॉर्मूला बनता है एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, और ये 1n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें कैसे हम बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है और ये पैरेलल हो जाता है। एक्स अपॉन एम एंड पी, देखो पी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर एक्स अपॉन एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, पी प्रेशर। अब देखिए अगर प्रेशर 10 यूनिट इंक्रीज किया तो एड्जॉर्प्शन भी 10 यूनिट ही इंक्रीज हुआ, 10 और 10, फिर से 10 प्रेशर इंक्रीज किया तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी 10 ही इंक्रीज हुआ। और ये जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं आप, ये यानी जितना प्रेशर इंक्रीज उतना ही एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज, इसी लाइन आई स्ट्रेट। ठीक, तो 10 अपॉन 10 1, 10 अपॉन 10 1, 10 अपॉन 10
1, इसीलिए P का पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, x अपॉन m इज इक्वल टू k P की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आगे देखें तो 10 यूनिट बढ़ाने पर अब 10 ने इंक्रीज हुआ, 9 हुआ, आगे फिर 8 या 7, फिर 6, 5, 10 बढ़ाने पर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, 10 बढ़ाने फिर 2 और 1, यानी 10 इंक्रीज कर रहे हैं तो 10 नहीं हो रहा है, 9 हो पा रहा है। 10 इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन 10 पार्ट्स नहीं इंक्रीज हुआ, 7 पार्ट्स इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो हुआ लेकिन उस लेवल से नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये लाइन है कर्व। तो 9 अपॉन 10 0.9, 7 अपॉन 10 0.7, 5 अपॉन 10 0.5, इसीलिए ये आ रहा है 1 अपॉन n, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन n, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 अपॉन n हमेशा फ्रैक्शन में है, तो ये बता रहा है कि आपका ये कर्व लाइन है ब्लू पोर्शन। लेकिन जैसे ही हमने और आगे कोशिश किया प्रेशर इंक्रीज करने का, तो प्रेशर तो इंक्रीज हमने अब भी उतना ही किया, पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, दिस वन, इसीलिए लाइन पैरेलल आ गई है, सैचुरेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन हद हो गई है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 0.10 तो 0 होता है, इसीलिए P की पावर जब 0 रखेंगे तो x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 0, इसलिए x अपॉन m इज इक्वल टू k एट हाई प्रेशर, है ना। इस तरह से क्लियर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर अगर गैसेज हैं, ठीक। x अपॉन m इज इक्वल टू k पी की पावर 1 अपॉन n, जबकि कर्व है ये ब्लू पोर्शन चल रहा है, यानी इंटरमीडिएट रेंज ऑफ द प्रेशर। अगर इसका हम आप लें लॉग तो क्या आएगा, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p, लॉग या लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दिया 1 अपॉन n लॉग p को, 1 अपॉन n लॉग p प्लस लॉग k। अब यहाँ से ये जो है आपका log x अपॉन m, ये y एक्सिस पर log x अपॉन m, 1 अपॉन n आपका ये स्लोप, log p आपका x और log k आपका इंटरसेप्ट। ये कहाँ से आया, इंटरसेप्ट इक्वेशन से। अब समझने की कोशिश करिए, ये जो ग्राफ यहाँ प्लॉट किया है, ये log x अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन n log p प्लस log k यहाँ पर आ गया है। तो ये log x अपॉन m ये आपका है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है, उससे अगर कंपेयर करें तो y log x अपॉन m रेड कलर से दिखाया है इज इक्वल टू, ये देखिए log p, देखिएगा log p जो कि x है ब्लू कलर से दिखाया है, प्लस log k आपका इंटरसेप्ट है जो येलो कलर से दिखाया है, और आपका 1 अपॉन n आपका होता है स्लोप जो कि दिखाया है आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से 1 अपॉन n। तो ये जो था ये गैसेस फेज में था, अगर इसी को लिक्विड फेज में समझें तो फिर प्रेशर रिप्लेस्ड बाय C, चूँकि यहाँ प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर होगी कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, बट अप टू ए लिमिट। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करने पर ज़्यादा एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता। अगर पेंट बहुत गाढ़ा हो जाए तो आप उसको ब्रश में भी नहीं ले सकते, फिर दीवार पर या लकड़ी पर तो क्या चलाएंगे। तो एक हद तक ही असर होता है एडजॉर्प्शन का, जबकि आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। ज़्यादा इंक्रीज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता, जिसे बोलते हैं सेचुरेशन, जो कि यहाँ पर आपको शो किया गया है एट हाई प्रेशर, दिस वन एट हाई प्रेशर x अपॉन m इज इक्वल टू k, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ गैसेज हो, प्रेशर की टर्म में लें, या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जो लिक्विड की टर्म में ले रहे हैं। तो बस कंसंट्रेशन में C, अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन C इस्तेमाल होगा, और गैसेस की बात कर रहे हैं अगर एडजॉर्बेट गैसेस हैं तो वहाँ पर आप प्रेशर यूज़ करेंगे। ओनली द सिंगल डिफरेंस इन बिटवीन द एडजॉर्बेट गैसेस एंड एडजॉर्बेट लिक्विड, गैसेस है तो प्रेशर की टर्म में, और लिक्विड है तो कंसंट्रेशन की टर्म में लेंगे। जैसे मैंने बताया कि पेंट को जितना गाढ़ा करेंगे उतना ज़्यादा असर दीवार पर उसके कलर दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कर देने से ब्रश भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई
कि जो प्रेशर का असर होता है एक एक्सटेंट तक, एक हद तक ही हम प्रेशर इंक्रीज करके एडजॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सॉलिड एडजॉर्बेंट कैन बी एक्टिवेटेड बाय, यानी सॉलिड एडजॉर्बेंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मेकिंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट रफ, सरफेस को खुरदरा बना दें, जो पहले से चीज़ें एडजॉर्ब हैं उनको वहाँ से हटा दें हीट करके या फिर वैक्यूम में ले जाकर, या फिर जो एडजॉर्बेंट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें। ये बात पहले भी डिस्कशन में आया है कि एडजॉर्बेंट को रफ करेंगे तो उस पर ज़्यादा चीज़ें एडजॉर्ब हो जाती है। चूँकि खुरदरी सरफेस होगी तो उस पर गैसेस को या किसी भी अदर मटेरियल जो एडजॉर्बेंट है उसको एडजॉर्ब होने का चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। जॉर्प्शन, जॉर्प्शन क्या होता है कि कहीं कहीं पर हमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ नजर आए और उनको डिस्टिंग्विश भी नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी टर्म को बोला जाता है जॉर्प्शन। जो डाइज हैं आसानी से एडजॉर्ब भी हो जाती हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं कॉटन फाइबर्स पर। जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन पर एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आसानी से दिखाई देता है। जैसे कि कोई कपड़ा है, कोई आपका कॉटन का कपड़ा है, अगर उसको ब्लू में डाल दें किसी उजाला वगैरह में, तो बहुत जल्दी से अगर डिप करके बाहर निकाल लेंगे तो उस पर दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, एब्जॉर्प्शन भी एडजॉर्प्शन भी। कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको कलर दिखाई देगा, पॉइंट से धब्बे से दिखाई देंगे, और कहीं पर यूनिफॉर्मिटी, जहाँ यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पर है एब्जॉर्प्शन, और जहाँ पर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, धब्बे से नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ आपकी है एडजॉर्प्शन। अगर दोनों एक साथ दिखाई दें दिस टर्म इज सेड टू बी जॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, डी हटना, जॉर्प्शन जो चीज़ एडजॉर्ब हुई उनको हट जाना, तो रिमूविंग हो जाना किसका, जो भी एडजॉर्बेट है एडजॉर्बेंट पर उसका हट जाना, यानी जो चीज़ एडजॉर्ब की गई हैं उनका वहाँ से हट जाना डिजॉर्प्शन होता है, जो कि मैंने आपको एक इससे पहले इसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, रेड कलर का सॉल्यूशन लिया था बीकर में, और वहाँ से उसको गायब कर दिया था। और बाद में जब उसमें हमने क्या किया कि हीट किया या इसको सेक किया तो कलर वापस आ जाता है, यानी डिजॉर्प्शन, यानी कार्बन चारकोल से कलर बैक हो रहा था। तो दैट इज दिस वन, डिजॉर्प्शन। द रोल ऑफ द डिजॉर्प्शन इज टू प्रोवाइड द कैटलिस्ट सरफेस फॉर फर्दर एडजॉर्प्शन। कैटलिस्ट सरफेस को फिर से अवेलेबल कराने के लिए ही डिजॉर्प्शन जरूरी है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर डिजॉर्प्शन ही नहीं होगा तो सरफेस पर दोबारा से किसी चीज को एडजॉर्ब नहीं किया जा सकता है। एडजॉर्प्शन टू टाइप का होता है, फिजिजॉर्प्शन जो फिजिकली होता है, केमिजॉर्प्शन जो केमिकली होता है। यानी फिजिजॉर्प्शन वंडरवाल फोर्स होते हैं किसके बीच में, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में, जबकि केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड काम करते हैं। मतलब एक बार अगर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के साथ अटैच हो गया तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। फिजिजॉर्प्शन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, एनी एडजॉर्बेट गैस कैन एडजॉर्ब ऑन एनी एडजॉर्बेंट अप टू सम एक्सटेंट। किसी भी एडजॉर्बेट को किसी भी एडजॉर्बेंट पर थोड़ा बहुत तो एडजॉर्ब किया ही जा सकता है। बट जो केमिजॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी सभी गैसेस को सभी सॉलिड पर एडजॉर्ब नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि बसेस में येलो कलर क्लियर कर देता है कि वो स्कूल्स बस हैं, यानी स्पेसिफिक हो गया है, जबकि अदर बसेस जो लोगों की हैं उनमें कोई भी कलर हो सकता है। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑन इट आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स। जो कमज़ोर फोर्स से जुड़े रहते हैं एडजॉर्बेंट से, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, वहाँ से हटाया जा सकता है, उस पर दूसरी चीज़ों को एडजॉर्ब किया जा सकता है। जैसे दीवार पर से एक पेंट को खर्च कर उस पर दूसरे कलर का पेंट लगाया जा सकता है। इट इज़ इरिवर्सिबल, मॉलिक्यूल्स इन इट आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स। ये इरिवर्सिबल होता है, इसको हटाकर वापस नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल कैसे, जैसे कि कोरोजन हो जाना या आयरन पर रस्टिंग हो जाना, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। केमिजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर हो जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, हालांकि एक्सोथर्मिक होता है।
टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे इधर को तो एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। बट जो आपका फिजियोप्शन टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। हालांकि फिजियोप्शन कम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, लेकिन जो केमिजोर्प्शन है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए शुरुआत में सेटअप होने के लिए। लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो फिर वो भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज ही होने लगता है। जैसे देखें यहाँ पर इधर टेम्परेचर, इधर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिजोर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने से केमिजोर्प्शन डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ फिजियोप्शन कम होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन केमिजोर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इट रिजल्ट्स इन मल्टी मोलिकुलर लेयर्स adsorbent surface under high pressure. It results into unimolecular layer of on adsorbent surface under high pressure, है ना। जैसे अगर ये कह रहे हैं कि भाई मल्टी मोलिकुलर का मतलब कई सारी लेयर तैयार हो गई हैं, है ना। जैसे किसी ने क्या किया कि एक पतली प्लाई पर दूसरी प्लाई, उस पर तीसरी चौथी प्लाई लगा दी तो थिकनेस बढ़ा दी, लेकिन वो लेयर हो गई है। और किसी दूसरे ने एक काफ़ी थिकनेस वाला एक मोटा लकड़ी का तख्ता यूज कर लिया है, तो वो हो गया यूनिमोलिकुलर। ओके, नो अप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यानी एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर फिजियोप्शन हो जाता है। जबकि केमिजोप्शन के लिए हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सेटअप करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, कहीं पर वैक्यूम ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे, वहाँ पर जो एयर है उसको चारकोल के थ्रू हम एडजॉर्ब कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे वैक्यूम पंप से। गैस मास्क एक डिवाइस है जिसमें एक्टिविटी चारकोल होता है और वो पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है। जैसे जो कोयल माइंस होती हैं, कोयले की खानें होती हैं, वहाँ पर H2S, NH3, SO2 जैसी पॉइजनस गैसेस होती हैं जो वहाँ पर माइनर्स को, मजदूरों को हार्म कर सकती हैं। जब वो गैस मास्क लगाते हैं तो गैस मास्क पर एडजॉर्ब हो जाती है, चूँकि वो जल्दी लिक्विफाई होने वाली है। जब गैस मास्क पर एडजॉर्ब हो जाएंगी तो नोज के थ्रू लंग्स में नहीं जाएंगी और हार्म नहीं होता है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका या एल्यूमिनियम जेल जो होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में, चूँकि वो मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है। एक इसमें ये भी है एग्जाम्पल कि भाई जो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं उनमें एक कपड़े की थैली होती है छोटी सी, जिसमें सिलिका जेल की गोलियां होती हैं। उनका रोल होता है कि उस मेडिसिन की डिब्बी के अंदर मॉइस्चर अगर हो भी तो उसे एब्जॉर्ब कर ले ताकि मेडिसिन का हाइड्रोलाइज ना हो सके। तो दैट इज द कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन, एनिमल चारकोल्स जो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, वो कलर्ड चीज़ों से कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको कलरलेस कर देते हैं। इसी तरह का जो सिस्टम बनाया जाता है जब शुगर इंडस्ट्रीज होती है, जो वहाँ पे सिरप होता है, गन्ने का रस होता है, वो ब्राउनिश कलर होता है, उसके कलर को वहाँ से रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल या इस तरह के एड्जॉर्बेंट को यूज़ किया जाता है जो कि अनवांटेड कलर को एड्जॉर्ब कर लेता है। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, इस चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो सॉलिड सरफेस पर, किसकी, कैटलिस्ट की सॉलिड सरफेस पर एड्जॉर्ब होते हैं और वहीं पर वो कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनती है और वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, जो डिजॉर्प्शन होता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज को सेपरेट करने के लिए भी हम एडजॉर्प्शन का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करेंगे, उसमें डिफरेंट गैसेस को अलग अलग एड्जॉर्ब कर लेते हैं, चूँकि डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंटली एड्जॉर्ब होते हैं। इन क्यूरिंग डिजीज जर्म्स किल्स बाय गेटिंग एड्जॉर्ब्ड ऑन मेडिसिन, जो आपने टैबलेट लिया है या मरहम लगाया है कहीं पर, तो वहाँ पर उस पर जर्म्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं और एड्जॉर्ब होकर वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फ्लोटेशन प्रोसेस, इसकी बात जब नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे होंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्लोटेशन प्रोसेस में ऑयल पर और पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और स्टिक होना एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर,
surfaces of certain precipitates such as silver halides have the property of absorbing some dyes like cosine. तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसिपिटेट्स हैं उन पर अब चीज़ें एड्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो एड्जॉर्बेशन इंडिकेटर काम करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर मटेरियल पर, एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पर कोई पर्टिकुलर चीज़ एड्जॉर्ब होती है तो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस वन इज फॉर दैट. क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक मेथड में भी हम एड्जॉर्प्शन का यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स एड्जॉर्ब एट डिफरेंट लेवल्स.